थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा था। कोई मसला नहीं, हो जाता है। नेटवर्क इशू लॉकडाउन में तो सब कुछ रुका पड़ा है, तो थोड़ा नेटवर्क का हर जानिब इश्यूज के जो है भरमार है। ये छोटे मोटे इश्यूज तो किसी इश्यूज बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें नेटवर्क इश्यू बैठे हैं, तो इस तरीके से होता रहता है, मदद चाहेंगे। तो मैम हम सुन रहे थे कि आप काफी अच्छी शायरी और काफी बातें चल रही थी। अब इससे आगे की सीखते हैं, अब हम आपसे बात करेंगे। मैम मैं पूछना चाहूंगा कि जैसा कि अफनान ने अभी पूछा या नहीं, मुझे अभी इस बारे में नहीं पता है, तो पूछना चाहेंगे कि आपका अभी तक का सफर कैसा रहा? मेरा सफर अल्हम्दुलिल्लाह बतौर एक शायरा को जब आप लोगों से मिलती हैं, जब लोगों से बात होती है, एक यंग जनरेशन से जब आप मिलती हैं, तो किस तरीके के रिस्पॉन्सेस आते हैं? किस तरीके के यंग जनरेशन या आपकी जैसी लड़कियां जो कुछ करना चाहती हैं, वो कैसा रिस्पॉन्स देती हैं? मैं आपका दोबारा से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे पेज पर इनवाइट किया, और जितने सामीन यहाँ पर जो कारीन और सामीन मौजूद हैं उन सबकी भी शुक्रगुजार हूँ। आप सब तशरीफ लाएं और शामिल रहिए हमारे साथ इस सेशन के आखिर तक। अच्छा, मेरे जो शेरी सफर का आगाज हुआ वो जाहिर है कि बचपन से मुझे मुताले का शौक था, और बचपन से ही मैं किताबें पढ़ती रही, और मेरे खमीर में जो है शायरी रची बसी थी बचपन से ही। दादा ने और जो घर वाले थे उन्होंने इतना शायरी जानिब हमारा इतना रुझान हो चुका था कि वो कब हमारे खमीर में शामिल हो गई, और कब हमने शायरी लिखनी पढ़नी, पहले तो इब्तिदा में तो मुताला ही करते रहे और फिर धीरे धीरे शायरी करनी शुरू हो गई हमारी। अच्छा, ये अब दूसरा आपका जो अहम सवाल था वो ये था कि अब यंग जनरेशन उस पर किस तरह से रिस्पॉन्स देती है। यंग जनरेशन का रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिलता है, और मैं समझती हूँ कि यंग जनरेशन जो चारों तरफ चारों खानों में बटी हुई है, वो शायरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि एक नाजुक जज्बात की जो है तर्जुमानी होती है शायरी में, और हर इंसान जो है उसका दिल कहीं ना कहीं आकर नरम जरूर पड़ता है। और मैं खास तौर पर मैं जो रोमांटिक शायरी की बातें करती हूँ, तो लोग ज्यादा यंग जनरेशन की जानिब से बहुत मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, और इस सब के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैंने इस मौजू पर एक शेर कहा था कि मैं इस मकाम के काबिल नहीं जो आज मिला, मैं इस मकाम के काबिल नहीं जो आज मिला, खुदा का शुक्र है अहबाब की मोहब्बत है। तो ये सब बस इस यंग जनरेशन का, आप सब की मोहब्बत करने वालों का जो है इनाम है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमेशा रहा है, और सुनने में ये भी आता है मोहतरम कि जब भी किसी कोई भी शायर या शायरा जब भी एक नया जन्म जब लेती है, तो किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस होती है, किसी ना किसी से इस तरीके से इन्फ्लुएंस होके आती है। तो आपकी जिंदगी में कौन से ऐसे शायर थे जिनकी आप बीती से आप मुतासिर हुई, और उनकी आप बीती से आपको लगा कि शायरी भी एक मेरा पैशन है, एक ऐसी चीज है जिसमें मैं एक आगे करियर या मैं कुछ कर सकती हूँ? ऐसा ऐसे कौन से शायर? ये बताऊं कि मैंने शायरी को कभी भी अपने कैरियर के तौर पर मुंतखब नहीं किया, बचपन से कभी सोचा नहीं था कि मुझे शायरी में अपना जो है कैरियर बनाना है, पर वो ऑटोमेटिकली एक चीज आपके जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपने प्लान नहीं की होती है, लेकिन वो खुद ब खुद आपकी जिंदगी में आ जाती है और उससे आपकी शनाख्त बन जाती है। तो ये मेरे लिए ये कहना चाहिए ये अच्छा ही पहलू रहा। खैर, और जाहिर बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में होती है जिनसे आप इन्फ्लुएंस होते हैं। मेरे लिए जैसे मैंने कहा कि मैं मुताला करती रही बचपन से, तो बहुत कुछ मुताले में आता रहा, लेकिन एक चीज जो मैंने बचपन में पढ़ी थी कि आपकी जिंदगी में दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये हो कि आप ठोकर खा रहे हैं और आप समझ जाते हैं, या ये कि आप किसी और को ठोकर खाता हुआ देख रहे हैं फिर आप समझ रहे हैं। तो मैम खाई और ना किसी को देखकर संभले, हम संभले नहीं इसलिए हम शायर बन गए। अच्छा, वैसे लोग तो यूं समझते हैं, जो शायरी करते हैं वो हमेशा यूं समझते हैं कि जो शायर है वो जरूर आशिक होगा, या फिर जरूर उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन ऐसी चीजों से होगा जहां वो या तो ठोकर खाकर आया है या ठोकर मारी है, तब वो शायर बना है। तो आपको देखकर भी कभी ऐसे सवाल आते हैं लोगों के जहन में? अरे अरे, ये तो बस आपने ये वो सवाल कर लिया जो हर दूसरा बंदा मुझसे करता है। खैर, मैं आपको बताऊं, देखें, एक चीज मैं समझती हूँ, शायरी जो है इसका इश्क से या किसी एक खास जज्बे से लेना देना नहीं है। शायर जो है एक नरम दिल जो लोग होते हैं, जो हसास लोग होते हैं, जो हर चीज को ज्यादा शिद्दत से महसूस करते हैं। कोई भी जब फनकार होता है वो किसी चीज को जब ज्यादा शिद्दत से महसूस करता है, जब
तो फिर वो शायरी में ढल जाता है या किसी और जो तख्लीक कार है उसमें ढल जाता है। तो शायरी के लिए इश्क करना तो जाहिर है, हमने तो मोहब्बत ही सीखी है, बचपन से हम हर एक से मोहब्बत करते हैं, पूरे आलमी इंसानियत से हमें मोहब्बत है, इसीलिए मेरी शायरी का महवर जो है वो मोहब्बत ही है। मैं मोहब्बत की शायरा हूँ, मैं मोहब्बत की बातें करती हूँ, मैं मोहब्बत से जो है, खैर मोहब्बत का जिक्र चलेगा तो फिर बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। जी। अच्छा, लेकिन ये है कि जब एहसास की शिद्दत जहाँ बढ़ जाए वहाँ शायर एक जन्म लेता है। अच्छा फौजिया मैम, ये बताइए कि आज आप जिस तरीके से दौर को देख रहे हैं और जिस तरीके से आगे के जनरेशन को देख रहे हैं कि वो तमाम चीजों में उलझती जा रही है, तमाम चीजों में ऐसे भटकती जा रही है और अपने मुस्तकबिल को एक तरीके से देख नहीं पाती है, तो आज मयार जो है शायरी का वो कहाँ तक रह गया है और आगे आपको क्या लगता है कि इसका मयार कहाँ तक होगा? नई जनरेशन आज जो शायरी है वो किस मकाम तक ले जाने वाली है? आपके क्या इस पे? जी जी जी, मैं ये चीज जरूर कहना चाहती हूँ कि दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद है, इसी तरह से यंग जनरेशन में भी जो है वो पढ़ा लिखा तबका भी है और वो लोग भी हैं जो समझदार होते हुए भी नासमझी का मुजाहरा करते हैं, जिन्हें समझ है अच्छी शायरी की, उसके बावजूद जो ये भी समझते हैं कि क्या किस तरह की शायरी उन्हें सुननी चाहिए और किस तरह की वो शायरी सुन रहे हैं। इसका फर्क वो वाज़ेह तौर पर जानते हैं, उसके बावजूद अगर वो बहक रहे हैं, अगर अपनी डगर से बहक रहे हैं, अगर वो अपने ये कहना चाहिए अपने मेयार से भटक रहे हैं, तो मैं कहूँगी लौट आइए, अभी वक्त ज्यादा देर नहीं हुई है। अलबत्ता ये देखिए, मैं एक चीज और समझती हूँ कि जो जो आज की जनरेशन है, अभी कुछ साल पहले 4-5 साल पहले तक मुझे लग रहा था कि शायद अच्छे सुनने वाले नहीं है, लेकिन अब जो मुझे जो जिस तरह के लोग, जिस तरह के सामीन, जिस तरह के यंग जनरेशन के बच्चे जिस तरह से सामने आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि नहीं वाकई अब शायरी का मेयार, अब हम शायरी से उम्मीद कर सकते हैं, बहुत अच्छे लोग सुनने वाले हैं, बहुत कद्र करने वाले हैं, बहुत मोहब्बतों से नवाजने वाले लोग हैं। मैं समझता हूँ कि वो लोग शायरी करते हैं पर किसी को सुना नहीं पाते, तो आपकी नजर में ऐसी शायरी को या फिर ऐसे दबे हुए टैलेंट को हम किस तरीके से निखार सकते हैं? क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हमें मिले या फिर क्या ऐसी चीज आपकी तरफ से हो जो लोगों की शायरियां और लोगों की जो हॉबी बन चुकी है या फिर जिसमें वो मुकम्मल मकाम हासिल करना चाहते हैं, वो अपने मकाम को कैसे हासिल करें जो शायरी करना चाहते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ कि शायरी जो है लोग उसे पता नहीं क्या समझते हैं, बट मैं ये समझती हूँ कि शायरी बगैर मुताले के नहीं की जानी चाहिए। जॉन एलिया ने कहा था कि आज वो लोग शायरी जो वो लोग लिख रहे हैं जिनको पढ़ना चाहिए। तो अभी बहुत सारे ऐसे यंग जनरेशन में से बहुत सारे बच्चे हैं कि जिन्हें अभी मुताले की बहुत सख्त ज़रूरत है, जिन्हें बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे शौरा को पढ़ें, अपने जो क्या कहते हैं आपका माज़ी है उसे पढ़ें, लेकिन वो लोग ये चाहते हैं कि बगैर मेहनत किए 2-4 रोज में आप मकाम पा लें। तो देखिए ये चीज़ तो एक तो पॉसिबल भी नहीं है और दूसरी चीज़ ये मुनासिब भी नहीं है। तो पहले आप अपने टैलेंट के ऊपर जो है मेहनत करें, उसे निखारें, उसके बाद इंशाल्लाह आगे आएँ। तो जो है अब आज के दौर में तो अपने टैलेंट को निखारना, लोगों के सामने लाना ये चंदा मुश्किल अम्र नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, जहाँ पर आप मिनटों सेकंडों में लोगों से अब ये देखें अब हम बात कर रहे हैं, अब इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं। आपके अंदर अगर हुनर हो तो लोग ज़रूर जो है उसकी कद्र करेंगे। लेकिन कभी भी मायूस नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी, ये नहीं सोचना कि आपने अगर 4 दिन जो है कोशिश की तो अब नहीं इसका फल मिलेगा, 1 माह कोशिश की नहीं मिलेगा। वक़्त लगता है हर चीज़ को, लेकिन एक बार जब आप सही लोगों तक पहुँच जाते हैं, तो फिर आप अपने मकसद तक पहुँचने में, अपनी मंज़िल तक पहुँचने में फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आपका हमारे व्यूअर्स के लिए कोई ऐसी आपकी तरफ से ऐसी कोई शायरी हो या फिर ऐसी कोई पोएट्री हो आपकी तरफ से जो आज की यंग जनरेशन को आपकी पोएट्री के हिसाब से एकदम सही मायने में एक रिजल्ट देती हो या एक सही मायने में समझाती हो, आपके मुंह से जरा हम तो सुनना चाहेंगे। मैं तो जो कुछ लिखती हूँ जाहिर सी बात है, मैं अपने अपने नफ्स की, अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनती हूँ, मेरे जज्बात की मैं तर्जुमानी करती हूँ, लेकिन कब वो जो है हमारी जनरेशन की या जो जो लोग हैं उनकी आवाज़ बन जाती है, कब उनके जज्बात की तर्जुमानी करने लगती है, इसका तो खैर हमें भी पता नहीं होता। खैर अब आपने जब बात की है शायरी की, तो कुछ शेर मैं अपनी पसंद से यूं ही सुना देती हूँ, लोग कितना पसंद करते हैं। कुछ जो है कमेंट्स आ रहे हैं, जरा पढ़ लूं लोग क्या सुनना चाहते हैं। आपको बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको, अजीम सर हैं हमारे, कह रहे हैं कि तुम भी बहुत देर से घर जाते हो, हद करते हो, ये वाली गजल सुना दीजिए, ये इनकी फेवरेट है मेरे हिसाब से, तो ये सुनना चाहते हैं। आप सुनने के लिए जुड़े हुए हैं और आपके
اس طریقے سے اور ایسے آن لائن لوگ سننے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں. آپ کو سنا دیجیے میم آج. اچھا وہ غزل میں ذرا تلاش کروں، 1 منٹ میں سناتی ہوں. ذرا سا عظیم صاحب ذرا سا رکھیے گا. بالکل بالکل صبر کر لیں گے. سننا چاہتے ہیں آج وہ غزل. جی وہی غزل جو ہے میں تلاش کر دوں ذرا، کیونکہ میرے پاس میرا مجموعہ تو یہ موجود ہے، ہاتھ میں لیے بیٹھی ہوں میں، لیکن اس میں سے وہ غزل نکالنے میں ذرا سا مجھے 5 منٹ مجھے. مطلب یوں ہے، تم بھی اب شہر سے ڈر جاتے ہو، حد کرتے ہو. تم بھی اب شہر سے ڈر جاتے ہو، حد کرتے ہو، دیکھ کر مجھ کو گزر جاتے ہو، حد کرتے ہو. تم بھی اب شہر سے ڈر جاتے ہو، حد کرتے ہو، دیکھ کر مجھ کو گزر جاتے ہو، حد کرتے ہو. نین تو یوں ہی تمہارے ہیں بلا کے قاتل، نین تو یوں ہی تمہارے ہیں بلا کے قاتل، اس پہ تم روز سنور جاتے ہو، حد کرتے ہو. کیا بات ہے. میرے جذبات میں تم بہہ تو لیا کرتے ہو، میرے جذبات میں تم بہہ تو لیا کرتے ہو، کیسے دریا ہو اتر جاتے ہو، حد کرتے ہو. میں بھی ہر روز ہی کرتی ہوں بھروسہ تم پر، میں بھی ہر روز ہی کرتی ہوں بھروسہ تم پر، تم بھی ہر روز مکر جاتے ہو، حد کرتے ہو. کیا تم تو بات ہے. کہتے تھے رباب اب میں تیری مانوں گا، تم تو کہتے تھے رباب اب میں تیری مانوں گا، پھر بھی تم دیر سے گھر جاتے ہو، حد کرتے ہو. کیا بات ہے. ماشاء اللہ بہت بہت اچھی آپ نے غزل پڑھی ہے، اور واقعی عظیم سر جو سننا چاہ رہے تھے وہ آپ نے سنا دیا. تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ نہیں آج تو ہم یہاں آئے ہی اس لیے کچھ ان کی سن سکے، کچھ اپنے دل کی سنا سکے، تاکہ ایک ربط ایک ضبط بنا رہے. آنکھوں صاحب یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک ان کی شاعری کا ان کی ایک لائن ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب تک بات نہیں سنی گئی، بات نہیں کہی گئی. تو اسی حساب سے ہے کہ بات بھی کہی جائے گی اور بات بھی سنی جائے گی. آج بالکل ہم تو زبردستی بھی سنائیں گے، ہم تو بھائی ینگ جنریشن کے شاعر ہیں. اور اسی طریقے سے اس میں ایک ٹرم میں آ رہا ہے، افنان بھی کہہ رہی ہیں، افنان کہہ رہی ہیں کہ آنکھوں کے اس پار جو آپ کا شعر ہے، وہ والا مجموعہ جو ہے آپ جی وہ والی نظم سننا چاہ رہی ہیں آپ کی. تو اس میں سے کوئی نظم جی جی میں سنتی ہوں اس میں سے. کریں گے جی جی جو بھی ہمارے ویورز ہیں جو سننا چاہتے ہیں میم سے، ضرور اپنے کمنٹ ہمارے کمنٹ باکس میں کریں، اور میم آج سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بالکل آپ کو آپ کہتے جائیں ہم سناتے جائیں گے. اچھا ایک نظم ہے اور وہ بالکل میرے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے، جو میری شخصیت ہے اس کی ترجمانی کرتی ہے. اور خیر نظم سنیں. نظم کا عنوان ہے محبت کی ہنسی دیوی. بہت مغرور ہوں میں، یہ تمام لڑکیوں کی جانب سے سن لیجیے آپ. بہت مغرور. ہاں بالکل، یہ لڑکی نے ہی ایک جو ریکویسٹ کی ہے، افنان نے ہی کی ہے. تو افنان یہ تمہاری محبتوں کی نظر، اور تمام جو لڑکیاں یہاں موجود ہیں ان سب کے لیے میری یہ نظم. بہت مغرور ہوں میں، بہت ضدی سی لڑکی ہوں، مجھے یہ سب ہی کہتے ہیں. بہت تکڑ ہو تم لڑکی، انا کے خول کے اندر صدا میں قید رہتی ہوں، سمجھتی بھی ہوں کہتی بھی ہوں خود کو ایک شہزادی. یہ دنیا مانتی بھی ہے، سمجھتی بھی کہتی بھی ہوں خود کو ایک شہزادی، یہ دنیا مانتی بھی ہے. مجھے سب لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تم جیسا نہیں ہے دوسرا کوئی. مجھے سب لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تم جیسا نہیں ہے دوسرا کوئی. مگر ایک بات ہے دل میں جو تم سے آج کہنی ہے، میں اپنی ضد، اکڑ اپنی، یہ سب حسن اور گھمنڈ اپنا، سبھی نخرے تمہارے پاؤں میں رکھ دوں تو کیا اے شہزادے تم مجھے اپنی محبت کی ہنسی دیوی بنا لو گے؟ ارے واہ کیا بات ہے. مطلب بالکل آپ نے مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کی جانب سے ساری باتیں کہہ ڈالی ہیں آج، اور مجھے لگتا ہے
को भी अपना बिल्कुल जो जवाब वो मांग रही थी वो यकीनन मिल गया होगा। मगर ये लड़कियों के आप जज्बात देख लें, लड़कियां हार नहीं मानती। ये जब आखिर में सब अपनी अकड़ घमंड अपने तमाम जज्बात पैर में भी रख देंगी ना, तब भी आपकी बातें नहीं बनेंगी, तब भी देवी बनेंगी, मोहब्बत की हंसी देवी बना लोगे। ये जरा ज़हन में रखिएगा। इस पे तो हमारे अजीम सर ने एक शेर भी बशीर बद्र साहब का सुना दिया है कि खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। ये आपकी तारीफ में इन्होंने बड़ी नवाज़िश। अजीम सर को हमारे पोइट्री वगैरह और शेर व शायरी बड़ी पसंद है, तो वो आपसे बहुत मुतासिर हैं इस तरीके से, जिस तरीके से आप। खुदा का शुक्र है, बाप की मोहब्बत है। अल्लाह इन मोहब्बतों को सलामत रखे, इनमें इजाफा फरमाए। और मैम जिस तरीके से बात करें कि अभी तक का आपके सफर की बात रही, आपकी पोइट्री की बात रही, तमाम जगह आपका आना जाना लगा रहता है, काफी चीजें आपने हमारे यहाँ से भी, हमारी जानिब से भी बताई है और एक यूथ को भी एक पूरा आइडिया दिया है कि किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। इसी चीजों आप पूछना चाहेंगे कि आपकी शायरी के अलावा भी कोई ऐसी हॉबीज है जो आप करना पसंद करती हो? शायरी के अलावा भी कुछ ऐसे आपके सीक्रेट जो आपको पसंद हो, तो हमारे व्यूअर्स को भी पता। कहा करती थी मेरी अम्मी, मुझे कहा करती थी, मैं बताऊं बचपन में, कि लड़की को छोड़ना नहीं चाहती। कोई काम ऐसा नहीं है जो ये नहीं बने। तो मैं उस मिट्टी की बनी हूँ कि मैं कोई नया काम होना तो मुझे कंपटीशन लगता है, मुझे लगता है मैंने क्यों नहीं करा ये, मैं क्यों नहीं कर सकती, मुझे ये जरूर करना है। तो खैर कामयाबी ना वाले के हाथ में, लेकिन हाँ मैं कोशिश जरूर करती हूँ। मेरी बहुत सारी हॉबीज हैं। अलबत्ता मुताला जो है मेरे लिए हमेशा सरफहरिस्त रहा है। उसमें मुझे जो सुकून, जो ये कहना चाहिए मिलता है, वो किसी और चीज में नहीं मिलता। मुझे आप तमाम दुनिया से अलग करके काट दे, एक कमरे में बंद कर दें, किताबें दे दें, तो मेरे लिए वो जन्नत का मकाम है। मैं उसमें खुश रहूंगी। मुझे मुताला करना बहुत पसंद है। मुझे कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होना बड़ा पसंद है। बहुत सारी चीजें हैं। मुझे सैर व सियाहत का भी शौक है। मैं अच्छा कलाम सुनती हूँ। खैर, अच्छा, आपने जब अभी जिक्र हुआ था, बचपन की बात निकली थी, तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि मैं जो है कम उम्री में मेरी वालिदा मोहतरमा के साये से महरूम हो गई। ये एक बहुत बड़ा एक रीजन रहा जो मैं तजुर्बाती जिंदगी में को देख पाई। मैं जिंदगी के तजुर्बात जो है हासिल कर पाई कम उम्र में। और जब आप जिंदगी की असल जिंदगी का जायका जब चखते हैं, फिर आपको जिंदगी की हकीकत का एहसास होता है, जिंदगी क्या है, फिर आपको ये बात चीजें समझ में आती हैं। तो उस जमाने में जब हमारी अम्मी के साये से मैं महरूम हुई थी, तो मैंने एक नज्म लिखी थी। अब एक बच्ची जो है अपनी माँ की मोहब्बत में तड़प रही है, अकेली है, तन्हा है, तो किस तरह से वो उस चीज को शायरी में पिरोती है, वो मैं आप तक जरूर पहुंचाना चाहूंगी। वो नज्म गो कि कितने कुछ खास नहीं है, अलबत्ता ये है कि नज्म है, दिल से लिखी है, तो जरूर आप सुनिए इस नज्म को। सुनिए, छू जाती है, इस बात को कोई टाल नहीं सकता। नज्म का उन्वान है अम्मी मेरी प्यारी अम्मी। अम्मी प्यारी अम्मी, देखो मैं कितनी तन्हा हूँ। अम्मी मेरी प्यारी अम्मी, देखो मैं कितनी तन्हा हूँ। देखो अम्मी मेरी आंखें आज समंदर बन बैठी हैं। अम्मी मेरी जान थी तुम में, अम्मी मेरी जान थी तुम में, और तुम कैसे छोड़ गई हो। कुछ बतलाओ, कुछ समझाओ, कैसे आखिर अपने दिल को मैं समझाऊं। प्यारी अम्मी, अच्छी अम्मी, अपनी सारी उम्र में मैंने आपकी कोई बात न टाली। अच्छी अम्मी, प्यारी अम्मी, कुछ समझाओ, कैसे, कुछ बतलाओ, कुछ समझाओ, कैसे आखिर अपने दिल को मैं समझाऊं। प्यारी अम्मी, अच्छी अम्मी, अपनी सारी उम्र में मैंने आपकी कोई बात न टाली। मैंने तो सोची भी नहीं थी कभी भी कोई ऐसी बात जिससे अम्मी आपके दिल को थोड़ा सा भी दुख हो पाता। अम्मी देखो आपकी गुड़िया कितनी तन्हा हो। देखो अम्मी टूट गई है आज वो आपकी कांच की गुड़िया, खुद से भी वो रूठ गई है। प्यारी अम्मी, अच्छी अम्मी, एक पल दिल को चैन ना आवे। अम्मी सारे ख्वाब जो तुमने देखे थे ना, टूट गए हैं। अम्मी सारे ख्वाब जो तुमने देखे थे ना, टूट गए हैं, बिखर गए हैं। इस दुनिया में आपकी बेटी आज अकेली और तन्हा है। प्यारी अम्मी लौट आना तो बस में आज नहीं है, लेकिन सोहने सच्चल मेरे सामने छोटी सी बस अर्जी है ये,
ज़ब्त का बंधन टूट चुका है, सब्र का दामन छूट चुका है, प्यारे सोने सच्चल साईं मुझको तू अम्मी से मिला दे। मान भी जा आप सच्चल साईं मुझको तू अम्मी से मिला दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको यकीनन अगर मैं कहना चाहूँ तो मेरे पास जवाब नहीं है। एक अम्मी एक ऐसी शख्सियत होती है किसी भी इंसान, किसी भी बशर के जिंदगी में, कि जिसे वो अगर सारे जहां की कलम, अगर सारे जहां के समंदर को पानी बना दे और कलम अगर उसे स्याही बना दे तो भी उनकी तारीफ ना लिख पाए। जैसा हमारे बिल्कुल, अल्लाह ये देख लूं कि अल्लाह ने मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया अपनी मोहब्बत के लिए। अल्लाह ने कहा 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला। 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन माँ की मोहब्बत ममता है, तो इससे अंदाजा किया जा सकता है। तब भी ये दुआ करेंगे आपकी जानिब, यहाँ टीवुड की जानिब से, कि आपकी अम्मी को अल्लाह जन्नत में आला से आला नाम हासिल फरमाए। और इस तरीके से जैसा आपने छुआ है ना, मैं खुद जानता हूँ कि इस पे मेरे व्यूअर्स जो हैं, द विंग्स ऑफ डिजायर के व्यूअर्स हैं, उसमें से कई व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनकी अम्मी नहीं है, और वाकई उनके जो कमेंट आ रहे हैं, मैं वाकई जानता हूँ कि दिल को उनके कितने अच्छी होगी। और इस तरीके से जो आपने मिला दिया ना उस जहां से और इस जहां, वो तारीफ के काबिल है। मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में, कि आपकी ये नज्म अभी तक, मुझे लगता है कि सारे व्यूअर्स को अभी तक ये नज्म जो है वो आपकी दिल को छू गई है। और आपने जो बस लिखा है वो तो बस क्या कह सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा लिखा है आपने, बहुत अच्छा लिखा है माशाल्लाह। जिंदगी का रोशन दिया और चराग है, माँ से ही जिंदगी में अंधेरों को जवाल है। बिल्कुल फराज साहब, दुरुस्त फरमाया आपने। से बिल्कुल हर चीज है। और राना साहब जो हैं वो हमेशा माँ पे लिखते रहे, उन्होंने किताब भी लिख दी, पर अब भी वो यूं कहते हैं कि ये जो माँ लफ्ज है, इसे बस मैं कभी लिख ही नहीं पाया, इसको कभी मैं बयान नहीं कर पाया। जो जिस तरीके से हर एक शायर हुआ, हर एक कोई भी लेखक हुआ, लिखने की कोशिश करता है, पर उस मकाम तक, उस प्यार की ममता को, उस प्यार की मूरत को लिख नहीं पाता है। और वो बात आज आपने सच कर दी कि जो आपने लिखा है वो वाकई अलग है। लोग महसूस कर गए हैं कि जैसा कि अजीम सर भी कह रहे हैं। आपके कमेंट जो है वो मुझे ज्यादा जज्बाती कर रहे हैं कि आंखों में आंसू आ गए, रक़्क़त तारी हो गई। और अब मैं आपसे जज्बाती हो रही हूँ। खैर, इस माहौल को जो है थोड़ा सा तब्दील करते हैं। मैं नज़्म से अब आपको जो है ले चलती हूँ गजल की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, लॉकडाउन में कुछ अच्छा सा निकाल कर लाते हैं अपने दर्शकों के लिए, और ताकि ये लोग भी जिस तरीके से अभी तक फंसे हुए थे कि पड़े हुए हैं, काफी दिन हो गए हैं, लॉकडाउन 4.0 लगने वाला है, 18 मई से स्टार्ट होने वाला है, तो बस एक ये चीज ऐसी है, शायरी एक ऐसी चीज है या पोइट्री ऐसी चीज है जो इंसान को किसी भी घने अंधेरे से में एक रोशनी की तरह काम करती है, और वो खुद को रोशनी, दूसरों को भी रोशनी दे सकता है। इसी तरीके लिखने का कुछ ऐसा बताएं जो लोग मुतासिर हो, उस चीजों को लिखने की कोशिश करें, शुरू करें कुछ ऐसी चीजें। मेरा आपसे बार बार यंग जनरेशन से यही कहूंगी कि आप जितना रोजाना अपने अपने वक्त में से कुछ वक्त निकालें, किताबें जरूर पढ़ें। आप जितनी किताबें पढ़ेंगे तो सिर्फ आप किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि जितना हिस्सा आप पढ़ लेते हैं किताबों का, वो हिस्सा आपकी जिंदगी में शामिल हो जाता है, वो तजुर्बात आपकी जिंदगी में शामिल हो जाते हैं। और यकीन जाने आपके मुताले का कोई एक लफ्ज भी कभी जाया नहीं होगा। आपको जिंदगी में कब उससे क्या हासिल हो जाएगा आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। तो बस ये हर बार कहती हूँ कि जरूर मुताला करें। जितना ज्यादा आप मुताला करेंगे इतना ज्यादा आप कामयाब बनेंगे। अच्छा, ये गजल से एक शेर मतलब यूं है कि किसको अपना हाल सुनाए, आप बताएं। किसको अपना हाल सुनाए, आप बताएं। कैसे दिल को हम समझाएं, आप बताएं। आप बताएं। आप कहें मैं बाद में ही अपनी कह लूंगी, आप कहें मैं बाद में ही अपनी कह लूंगी, आप कहीं पर भूल ना जाए, आप बताएं। आप बताएं। माशाल्लाह। आपकी सुख्ताहट से अब क्या समझा जाए, आपकी सुख्ताहट से क्या समझा जाए, क्या अब हम मिलने नहीं आए, आप बताएं। क्या बात है। आप कौन हमारे नाज उठाए, आप बिना कौन हम नाज उठाए,
किस से रूठें, किसको सताएं, आप बताएं। माशा बोले आप पे कोई कयामत गुजरेगी क्या? बोले आप पे कोई कयामत गुजरेगी क्या? जैसे हम हो जाए, आप बताएं। क्या बात है, माहौल को बिल्कुल बदल कर रख दिया आपने। एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच गए हैं और इस चीज की भी अलग ही दाद देनी पड़ेगी कि आप जिस तरीके से माहौल को बदलने की भी कुव्वत रखती हैं। बहुत और शुक्रिया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मुझे लगता है कि आपकी डायरी में ऐसा भरा पड़ा होगा मजमा, जो आप बस सुना दें तो बस लोग आपके कायल हो जाएं। ऐसी चीजें भी होंगी आपकी डायरी में से, कुछ डायरी की ऐसी चीजें बात की आपको तर्जुमानी। अच्छा, इस गजल से भी 2-4 शेर बाकी हैं, वो सुने पहले आप। के फर्क कहाँ रह जाएगा फिर हम दोनों में। ये आपके लिए नहीं है, मैं जस्ट सुना रही शेर, आपने गौर से देखे। बिल्कुल आपके लिए। फर्क कहाँ रह जाएगा फिर हम दोनों में, हम भी कर एहसान जताएं, आप बताएं। खामोशी ने सब कुछ ही तो कह डाला है, खामोशी ने सब कुछ ही तो कह डाला है। बोले ना आप क्या बतलाएं, आप बताएं। क्या बात है, बहुत अच्छा। और इस बताएं, आप से कोई सवाल करना चाहते हैं या सामीन या क़ारीन जो यहाँ मौजूद हैं वो भी कुछ कह रहे हैं, जरा पढ़ लें। जी, बस आपके कसीदे मैम वाह वाह की बातें हो रही हैं और बस हर दिल अजीज को बस छू रही हैं बातें। वो बस अपना इस तरीके से बात कर रहे हैं। अगर मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप कुछ भी ऐसा हमारे गेस्ट से पूछना चाहते हैं, कुछ भी उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें या फिर कुछ भी आगे के लिए अपने लिए बिल्कुल। पूछना आज तो चाहते आप, आज तो ये मुझे कैद कर कर ले आई हैं अफनान और ये जावेद साहब और ये विंग्स ऑफ डिजायर की टीम, कि भाई मैडम आप चलें और जो हमारे सुनने वाले जो पूछेंगे आपको जवाब देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कैद हैं, पूछ लीजिए। हैं। और बहुत लोग सुनना चाहते हैं मैम आपको, बहुत लोग अभी भी जो जुड़ते जा रहे हैं, जुड़े हुए हैं, कुछ लोग सुने हुए हैं, अभी भी आपको सुनते जा रहे हैं। आपका नाम जिस तरीके से आता जा रहा है लोगों की जुबान पर। अजीम सर भी कह रहे हैं लफ्ज अल्फाज कागज कलम सब बेईमानी है, आप कहती रहें हम सुनते रहें, बस इतनी सी कहानी है। अंदाज ही कुछ अलग है लोगों का। जब शेर व शायरी के माहौल में लोग पहुंच जाते हैं तो व्यूअर्स जब अच्छा खासा बंदा होता है ना, वो भी एक मूड में आ जाता है, सुनने के मूड में आ जाता है कि नहीं भैया अब जरा सही तरीके से सुना जाए, कहा जाए। लगातार कमेंट आ रहे हैं, हमारे समीर सर भी कह रहे हैं कि आप सुनाइए और सुनना चाहते हैं किसी भी तरीके से, आपकी डायरी से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाए जो बस छू जाए। मैं जो है मुकम्मल गजलियात, फिलहाल तो अभी वक्त भी कम है, तो कुछ चुनिंदा अशआर जो है वो सुनाती हूँ आपको। जो ऐसे लगे। देर तक आंख मुसीबत में पड़ी रहती है, वाह, देर तक आंख मुसीबत में पड़ी रहती है, तुम चले जाते हो तस्वीर बनी रहती है। क्या बात है। देर तक आंख मुसीबत में पड़ी रहती है, तुम चले जाते हो तस्वीर बनी रहती है। मैं मुकम्मल हूँ मगर फिर भी अधूरापन है, मैं मुकम्मल हूँ मगर फिर भी अधूरापन है। ऐसा लगता है कहीं कोई कमी रहती है, उसके सब ख्वाब किसी और की तहवील में है। तहवील मतलब हवाले, मतलब कब्जे में है। उसके सब ख्वाब किसी और की तहवील में है, मेरी आंखों पे तो अब धूल जमी रहती है। अरे वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और मैम इसमें कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप तो कुछ तहजीब हाफिज साहब की भी लाइन सुना देंगी अगर अपने मुंह से, तो उसका स्वाद ही बदल जाएगा। अरे तहजीब बड़ा टैलेंटेड बंदा है और मेरे बड़े बड़े प्यारे दोस्त हैं तहजीब, और बहुत अच्छे शेर सुनाते कहते भी हैं, और जो कहने का एक अंदाज है वो भी बहुत खूब है उनका। वही वही उस तरीके से जो लोग जिस तरीके से सुनाते हैं, उनका कहने का जो अंदाज है वो लोग आपके मुंह से भी सुनना चाहते हैं। कौन सा कलाम सुनाते हैं भी, ऐसे तो मुझे ज्यादा शेर उनके याद नहीं होंगे, अलबत्ता कुछ शेर में याद करें, या आप लिख दीजिए तो मैं सुना दूंगी आप कौन सा शेर सुनना चाह रहे हैं उनका। मेरी एक गजल का मतलब ये है कि तेरी आंखों में जो एक कतरा छुपा है,
तेरी आंखों में जो एक कतरा छुपा है मैं हूँ, जिसने छुप छुप के तुझसे कहा है मैं हूँ, एक पत्थर की आँच नाई तू है, एक पत्थर के जिसे आँच नाई तू है, एक आईना के जो डूब चुका है मैं हूँ, तुझ में डूबी तो मुझे अपनी खबर ही कब थी, तुझ में डूबी तो मुझे अपनी खबर ही कब थी, मैंने ये दूसरे लोगों से सुना है मैं हूँ, उसने जब भी कहा कोई नहीं शायद अपना, उसने जब भी कहा कोई नहीं शायद अपना, मैंने बेसाख्ता हर बार कहा है मैं हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरी आवाज आपको साफ सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज जो है और बहुत वाज़ेह आपकी आपकी आवाज मुझे थोड़ी सी हल्की सुनाई दे रही है। एक बार चेक करिए, आवाज ठीक आ रही है? माइक ज्यादा दूर तो नहीं है मैम, मुझे आवाज आपकी थोड़ी सी हल्की सुनाई दे रही है। बाकी हमारे व्यूअर्स का शायद सही हो रहा होगा, नेटवर्क इशू हो रहा होगा। मेरी आवाज तो शायद आप तक सही पहुंच रही है। जी, मुझे आपकी आवाज तो आ रही है सही। जी जी जी, आप थोड़ा आ रही सा है आवाज की प्रॉब्लम है, मैं कुछ ना? ये करता हूँ। दिन ब दिन लोग क्या कह रहे हैं, ओहो बड़ा जुनून है मैम अपने अंदर। नहीं नहीं मैम, बस एक ये इसमें शायद कोई प्रॉब्लम आ रहा है। जी जी सर कहिए, मैं सुन पा रही हूँ हाँ आपको। मैम, अब ठीक है, अब ठीक है आवाज। वो उस टाइम आवाज हो गई थी, तो उस टाइम की आवाज थी। जी मैम, आप फरमाएं। आपने बहुत बहुत ही अच्छी शायरी पढ़ी और सब अब ठीक आ रहा है। आवाज भी हमारे व्यूअर्स भी कह रहे हैं कि आवाज सही है, अब आप भी बोल सकती। तो अब बहुत सारे लोग हैं कि दोनों की आवाज सही आ रही है, और लोगों ने काफी तारीफ पढ़ दी है, और अजीम सर भी हमारे लगातार जुड़े हुए हैं आपसे। बहुत ही अच्छा। चश्मे उल्फत लड़ गई है इन दिनों, जी चश्मे उल्फत लड़ गई है इन दिनों, एक गजब सी बेकली है इन दिनों, इश्क भी करना है घर के काम भी, इश्क भी करना है घर के काम भी, ये मुसीबत भी नहीं है इन दिनों। वही वही बात है, पर गालिब साहब तो हमारे कुछ और कह जाते हैं। जब इश्क की बात आती है तो वो तो अलग ही कह जाते हैं कि इश्क इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी बड़े काम की चीज थे। नहीं कुछ भाई, इश्क निकम्मा नहीं, इश्क तो आपका काम का आदमी कर देता है। गालिब साहब जब कह गए हैं तो उनकी बातें तो फिर अलग ही हैं, उनकी शायरियां भी अलग हैं, उनके जज्बात भी अलग हैं, उनके कुछ अलग है। और मैं तो पर्सनली जॉन एलिया साहब को सुनता हूँ, उनके शेर और जो चीजें हैं, तहजीब काफी आजकल नई यंग जनरेशन की मॉडल बने हुए हैं, और जो जितने भी युवा हैं या जितने भी आजकल के आशिक हैं, वो फॉलो करते हैं तहजीब आफी साहब को। तो वो कुछ ऐसा कह जाते हैं। आपके तो दोस्त भी हैं, जैसे मुझे बताया, मुझे दोस्त है आपके तहजीब साहब, तो उन्हीं के आसार से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली, वो भी कर रहे होंगे। और सुनेंगे रूस को लॉकडाउन जरूर कट जाए। लोग कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से शायरी अगर हम सुनते रहे आपके मुंह से, तो जरूर लॉकडाउन बड़ा आराम से कटेगा। बहुत चीजें ऐसी हैं। आप बताइए, ये हमारे व्यूअर्स हैं जो तमाम मोहब्बतें और नवाजिशें आपकी जानिब करते हैं, और सारी चीजें, और आपको सुनते हैं। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबकी एक बार दोबारा से बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत नवाजिश है तमाम सुनने वाले जो लोग यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों का जितना मुझे रिस्पांस मिल रहा है, तो मेरा हौसला जो है वो मजीद बढ़ता चला जा रहा है। और जी, और अजीम सर भी हमें शेर सुनाते जाते हैं। जी अजीम सर हम कह रहे हैं कि न जाने कितने गालिब आए और मिट भी गए, कद्रदानों को तखल्लुस की बहार होने तक, खबर होने तक। ये देखिए, ये वाला था। मैम आपका अलीगढ़ आना भी हुआ था, आप अलीगढ़ आ रहे थे? जी, मैं आई थी अलीगढ़, में आ चुकी हूँ अलीगढ़। मैं उधर एक प्रोग्राम में आई थी मैं, उस वक्त आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी।
जी, जी। तो कैसा सफ़र रहा अलीगढ़ का? अलीगढ़ के लोग कैसे लगे मुझे आपको? बड़ी मोहब्बत है मिली अलीगढ़ से, इसीलिए तो जब उन्होंने मुझे बताया अफनान ने कि भई हमारी तंज़ीम है, अलीगढ़ की तंज़ीम है, तो मैं सुनते ही अरे मैंने कहा अलीगढ़ वाले अब फिर तो आना पड़ेगा। बिल्कुल। और अलीगढ़ और मैं एक आपको बताऊँ मैं बेसिकली मैं गुजरात से हूँ। मेरा जो तालीमी सफ़र रहा, जो मेरा बचपन रहा, मतलब मेरी जो ज़िंदगी का एक पूरा अहद जो है वो गुजरात में ही अहमदाबाद में गुज़रा है। अब तो खैर गुजरात जो पूरे इसमें छाया हुआ है, दुनिया में छाया हुआ है, उसकी खैर वजह कुछ और रही है। खैर तो बिल्कुल, फिर पिछले जी 11 मैडम। सालों से हम गोवा में हैं, तो मामला ये जी, था कि पता नहीं क्या बता रही थी मैं आपको, किस मौजू नहीं, पे नहीं, बात हो रही? मौजू पे बात हो रही थी कि आप जो पुरानी बातें कर रहे थे कि आप जैसा आपका सफ़र रहा अभी तक गुजरात से लेके गोवा तक का, तो अलीगढ़ की बात हो रही थी। तो अलीगढ़ की बात, हाँ, तारीखी तो बात मेरी ये बचपन की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जो है अलीगढ़ पढ़ने जाऊँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाऊँ। खैर उसका कभी मुझे मौका नहीं मिला और तमाम तालीम हमारी गुजरात से ही मुकम्मल हो गई। लेकिन एक बड़ी ख्वाहिश वो दिल में, अब ये अलग हुआ कि अब वहाँ पर हमें बतौर मेहमान बुलाया जाता है। आप लोग जो है बड़ी मोहब्बतों से बुलाते हैं, सर आँखों पर बिठाते हैं, मोहब्बतों से नवाजते हैं। लेकिन एक अदबी एक सरजमी है, कहते हैं कि वहाँ जो जाता है वो निखर जाता है, पत्थर जाए तो वो हीरा तरश के जो है उसे हीरा बना दिया जाता है। आप लोग खुश नसीब है, एक ऐसी सरजमीन आपको मैसर है। अल्लाह ताला इस सरजमीन को हमेशा ऐसे ही सलामत रखे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आप जितने लोग हैं वो रोशन करते रहें। बिल्कुल। और आप तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, व्यूअर्स जो हमारे हैं, मैम हमारे साथ टिब्यूट से भी जुड़ना चाह रही हैं। हमारे इवेंट जो हो रहा था उसमें भी मैम को शायद हमने अप्रोच किया था, तो वो हमारे साथ जुड़ना चाह रही थी। और अभी भी मैम आपका आगे भी टिब्यूट बहुत सारे द विंग्स ऑफ डिज़ायर जो है वो इवेंट करवाएगा, और आपका ज़रूर इंतज़ार रहेगा हमेशा हमारे इवेंट्स में। और जो भी चीज़ों से है हमारे साथ इसी तरीके से द विंग्स ऑफ डिज़ायर से जुड़े रहिए। और मैं ये भी चाहूँगा कि जितने भी दर्शक हैं हमारे मैम को सुन रहे हैं, फौजिया मैम को सुन रहे हैं, वो आएँ, इस पेज को फॉलो भी करें। हमारा यूट्यूब चैनल है उसे भी फॉलो करें। ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी की जाएगी। इंशाल्लाह कल तक ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगी यूट्यूब चैनल पर। वहाँ कर आकर भी आप देखें, जिन लोगों से ये छूट गया है पूरा इंटरव्यू, वहाँ पे मैम की सारी गज़लें, शायरियाँ, पोएट्री सब चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी आपको। और इस पेज को भी फॉलो करें। हम लोग आपके लिए इसी तरीके के शायर, इसी तरीके से और लोगों को आपके सामने हाजिर करते रहेंगे। और मैम अगर हमारी तरफ से आप एनजीओ के लिए कुछ वर्ड्स कहना चाहेंगे अगर, तो एक रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जो है कल अफ़नान से ये क्वेश्चन कर रही थी, मैंने कहा आप पहले मुझे ये बताएँ कि आपकी तंज़ीम जो है वो किस तरह से काम करती है? क्या आपके मकासद हैं? क्या आपके उसूल और ज़वाबित हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम ये हमारी जो है बेसिकली एक स्टूडेंट की तंज़ीम है, हमने कैंसर के लिए बहुत काम किया है। हमने बच्चे जो ख़वातीन हैं, जो उम्र रसीदा ख़ातून हैं, जो अब पढ़ाई नहीं कर पाईं, उनको पढ़ाने का हमने इंतज़ाम किया, बाकायदा से उनके लिए सिलेबस एक तैयार किया, उन्हें पढ़ाया हमने। तो कोई एक मकसद, कोई एक नस्बुल ऐन नहीं है आपका, अलबत्ता ये एक नस्बुल ऐन है कि आपको जो है जहाँ कहीं लगता है कि यहाँ पे बेहतरी की कोई गुंजाइश निकल सकती है, यहाँ से हम कुछ बेहतर काम कर सकते हैं, वहाँ आप कूद जाते हैं बगैर अंजाम की परवाह किए, और फिर अल्लाह की जो है वो आपको मदद मिलती है और आप फतेहयाब होकर निकलते हैं। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को सलामत रखे। मुझे वाक़ईतन बहुत खुशी हुई। एक एक जो है हम समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ यहाँ पूरा हो जाता है कि हम जो है अपने तौर पर सब कुछ बेहतर करें, अपनी तमाम ज़िम्मेदारियाँ हम अदा कर दें, तो हमने सब कुछ बेहतर कर लिया, लेकिन ये नहीं है। मेरा मानना ये है कि इंसान की जिम्मेदारी ये है कि वो ना सिर्फ ये कि अपने साथ गलत ना होने दे, अपने आसपास के मुआशरे में, अपनी कौम में, अपने मुल्क में जहाँ जहाँ वो देखे कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा है, किसी को भी मदद की जरूरत है, तो वो खड़ा हो जाए, जितना उससे हो सकता हो उतनी कोशिश करे और आगे बढ़े, अपने कदम आगे बढ़ाए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो आपकी जो तंजीम काम करिए, वाकईतन आप जो है आप जो है वो लायक तहसीन है, आपका जो काम है वो। और मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगी कि इन लोगों का साथ दीजिए, इन्हें सपोर्ट कीजिए, सोशल मीडिया पर भी, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी, और जमीनी सतह पर भी जहां आप काम कर रहे हैं वहां भी आपको सपोर्ट करें। और जितने भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उन सबको हौसला देते रहें, साथ देते रहें और आगे बढ़ते रहें, तो इंशाल्लाह कांधे से कांधा मिलता चला जाएगा और एक पूरा कारवां तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। और मैं इसी तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी द विंग्स ऑफ डिज़ायर है, वो बच्चों के लिए ही साथ-साथ काम कर रही है। प्लस इस लॉकडाउन भी
انہوں نے ڈونیشن ڈرائیو سے لے کے ساری چیزیں کی اور لوگوں کو کھانا بھی پہنچایا گھر. اور کینسر کے لیے بھی ہم نے میم بہت کام کیا تھا اس چیزوں میں. ہمیں علی گڑھ رتن بھی مل چکا ہے 2 بار ہماری این جی او کا لکھا باقاعدہ رتن آپ بھی. کے آنے سے پہلے افنان وہی سب ہمیں بتا رہی تھی اور انہوں نے بہت سلیقے سے جو ہے آپ کی تمام کامیابیاں جو ہے بتائی ہیں ہمیں اور بڑی خوشی ہوئی سن کے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی تنظیم کو بہت ترقی دے. میں جاننا چاہوں گی بیٹیوں کے لیے جی بتائیں. جی لڑکیوں کے لیے آپ خصوصی طور پر کیا کر رہے ہیں وہ میں ضرور جاننا چاہوں گی. آپ کا کیا پلان ہے مستقبل میں ان کے لیے کچھ کرنے کا؟ کے لیے جیسا کہ میں دا ونگس آف ڈیزائر کی طرف سے بتانا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم نے اسٹارٹنگ سے جو بھی ہمارے جب سے این جی او شروع ہوئی ہے 2014 سے ہم نے ایک وومن امپاورمنٹ کے لیے ایک امپیکٹ کھڑا کیا ہے. الگ سے ہم نے بہت سارے پروگرامز چلائے ہیں جو سلمس ایریا ہوتے ہیں اس میں جو بچیاں جو اسکول نہیں جا پاتی تھیں انہیں بھی پڑھایا ہے ہم نے ساتھ میں. اور اسی کے ساتھ آج بھی کئی ایسی باغور ہیں جو آج بھی ہمارے این جی او میں تک لڑکیاں چلا رہی ہیں, لڑکیاں کر رہی ہیں. آپ ابھی خود افنان کو سن رہی تھی. وومن امپاورمنٹ کو این جی او ہے وہ کافی زور دیتا ہے اور ان کے لیے بچیوں کے لیے چھوٹی بچیوں کے لیے بھی کافی کام کرتا ہے. اور اس نے کینسر میراتھن سے چیزیں لے کر بھی اور بھی چیزیں کروائی ہیں. 14 سے سفر شروع ہوا, آج تک بھی خدمت میں لگے ہوئے ہیں لوگوں کی اور آج تک بھی لوگوں تک پہنچانا شروع کر رہے ہیں, لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی آگے بھی بڑھیں گے اور آپ سے بھی جڑے رہیں گے. اور افنان تو ایک سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میم سے پوچھ لیجیے کہ دا ونگس آف ڈیزائر سے جڑنے کے بعد کیسا لگ رہا ہے. یہ افنان کا پرسنل سوال تھا. میں جب محبت کرنے والے لوگوں سے ملتی ہوں اور بس میں نہال ہو جاتی ہوں. میرا دل چاہتا ہے کہ بس یہ لوگ مجھے سنتے رہیں, میں انہیں سناتی رہوں. اور ہمارا مزاج بڑا عجیب ہو گیا ہے پتہ ہے جاوید, ہمارا مزاج ہمارے معاشرے کا آج کے دور حاضر کے لوگوں کا مزاج کیا ہو گیا ہے. ہم جو ہے نفرتوں کے معاملے میں تو بڑے فراخ دل واقع ہوئے ہیں, مگر ہمیں کوئی انسان اچھا نہ لگے, اس کی کوئی ادا پسند نہ آئے تو ہم سارے زمانے کو بتا دیتے ہیں کہ وہ انسان اچھا نہیں ہے, اس کی یہ بات اچھی نہیں ہے. البتہ جہاں ہمیں کسی انسان کی اچھائی نظر آتی ہے نا تو ہم اسے محسوس کرتے ہیں ہاں اچھا انسان ہے خیر, اور پھر ہم نے اس چیز کو بلا دیا. کیوں آپ اچھائیوں کو جو ہے تقسیم نہیں کرتے, آپ کیوں اس کو جو ہے نہیں پھیلاتے, کیوں لوگوں کی اچھی باتوں کو آپ نہیں بتاتے؟ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی یہ انسان مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. کسی ایک پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہی, کسی ایک خاص بندے کی بات نہیں کر رہی, ایک پورا معاشرہ ہے جس کی آپ قدر کر سکتے ہیں. آپ کھلے دل سے بتائیے کہ بھائی یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں, یہ ہر ایک جگہ جو ہے ہر ایک کو محبت جہاں چاہے انہیں موقع ملتا ہے یہ محبتوں سے نوازتے ہیں. جب آپ کسی کو محبت دیں گے تو بدلے میں آپ کو اتنی زیادہ محبتیں ملیں گی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے. بہت واضح فرمایا میم. وہ جو ہے وہ آپ کو کچھ لکھا ہو میم تو ضرور ہمارے ضرور جو ویورز ہیں وہ سننا چاہیں گے اگر اس پہ کچھ لکھا ہے کسی چیز پر. اگر کسی ابھی آپ بات کرتے لڑکیوں کی جب بات کریں تو میرے ذہن میں میری ایک نظم آ رہی تھی جو میں نے لڑکیوں کے لیے لکھی تھی, تو میں وہ نظم آپ کو ضرور سناتا ہوں کیونکہ لڑکیاں کافی ساری موجود ہیں. یہ موقع کم آتے ہیں کہ جب میں کچھ سنا رہی ہوں اور سننے والوں میں لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں سننے والی ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے سننے میں سنانے میں. بہت ہے یہاں پر. تو میں یہ نظم جو ہے وہ نظم کا عنوان ہے بیٹیاں. بیٹیاں زخم سہ نہیں پاتی, بیٹیاں درد کہہ نہیں پاتی, بیٹیاں زخم سہ نہیں پاتی, بیٹیاں درد کہہ نہیں پاتی, بیٹیاں آنکھ کا ستارہ ہے, بیٹیاں درد میں سہارا ہے. بیٹیوں کا بدل نہیں ہوتا, بیٹیوں سا قبل نہیں ہوتا. خواب ہیں بیٹیوں کے سندل سے, سندل تو سنا ہے نا آپ نے, خوشبودار جو رہتے ہیں, یہی حال بیٹیوں کا بھی ہے. خواب ہیں بیٹیوں کے سندل سے, ان کے جذبات بھی ہیں مخمل سے, بیٹیوں کو راس مت کرنا, ان کو ہرگز اداس مت کرنا. بیٹیاں نور ہے نگاہوں کا, بیٹیاں باب ہیں پناہوں کا, باپ کا بھی یہ مان ہوتی ہیں, باپ کا بھی یہ مان ہوتی ہیں, بیٹیاں ہیں کا موم جیسے کی آنچ سے پگھلتے, بیٹیوں کا ضائع مت دینا, ان کو غم کی قبائیں مت دینا. بیٹیاں ایک بیٹی کو کیا چاہیے آپ کے نظریے سے آپ بتائیں کہ ایک جو خاتون ہے وہ کیا چاہتی ہے آپ سے, کوئی لڑکی آپ سے کس چیز کی خواہش رکھتی ہے؟
ये शायद इनका नेटवर्क का फिर इश्यू हो गया है। जावेद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? औरंगजेब, शुक्रिया। औरंगजेब साहब, अफनान बहुत, वाहिद साहब, फैज साहब, नेटवर्क में इशू हो गया था शायद। नहीं नहीं, आपकी जानिब से इशू था, मेरा कोई इशू नहीं था। मैं सबके अभी कमेंट्स पढ़ रही थी। चले, मुझे मौका मिल गया। कोई बात नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि क्या आपकी ख्वाहिश के एहतराम में मैं ये नज़्म सुना रही हूँ। मैं जावेद साहब से क्वेश्चन कर रही थी कि आपको क्या लगता है कि बेटियां क्या चाहती हैं इस निजाम से, इस पूरे मुआशरे से, उन्हें क्या चाहिए? जहाँ तक बात होती है प्यार, मोहब्बत, इज्जत की, केयर की, मुझे तो ये लड़की को इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ प्यार चाहती है, मोहब्बत चाहती है, इज्जत चाहती है। आप उन्हें ना समझें कि मैंने ये शेर कहा था कि बेटियां चाहतों की प्यासी हैं, ये पराए चमन की बासी है। मारना मत जन्म से पहले वो जिनको कभी समझना मत। मारना मत जन्म से पहले ही वो जिनको कभी समझना मत। बेटियां बेवफा नहीं होती, ये कभी भी खफा नहीं। क्या बात है। ये कभी ये आपने लाइन जो लास्ट वाली लाइन की है ना, ये है इस पूरी आपकी पोइट्री का सार जिसे कहेंगे, वो एक आपने लास्ट वाली लाइन में कह दिया। बहुत अच्छे, माशाल्लाह है। आपकी जानिब से होते रहे, पेश होते रहे, लोगों का जुड़ते रहे, लोग इतना सुनना चाह रहे हैं, सब सुन रहे हैं। आपकी जानिब से और कुछ पढ़ रही थी आप सभी के, और माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। कमेंट पढ़िए मैम, देखिए साहब तारीफें कर रहे हैं, आप जो सुना रहे हैं। कमेंट पढ़ के देख लीजिए मैम। जी, मैं देख रही हूँ और मैं खुश भी हो रही हूँ। हाँ, और थोड़ी सी मगरूर भी हो रही हूँ। अल्लाह ताला मुझे ऐसे महफूज रखे। साथ ही आप ये भी देखें कि कमेंट को, ये मोहब्बत को देखते हुए आपको इनके जानिब क्या शेर रखने चाहिए, क्या ऐसा कह देना चाहिए कि इन सब का एक तरीके से शुक्रिया अदा हो जाए। इस तरीके से आप कुछ कह दें। ये बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं आप सभी लोग, और आप लोगों के कमेंट्स देख के भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। मैं जो है अपनी पसंद से आपको एक गीत सुनाती हूँ अभी। सुनाइए मैम, सुनाएंगे। मेरे गीत का उन्वान है आंखों के उस पार। क्या बात है, आंखों के उस पार। जी। बस्ती बस्ती फिरते फिरते हो गया रू परू। बस्ती बस्ती फिरते फिरते हो गया रू परू। तेरी एक निगाही प्रीतम जख्म करे काफूर। बांध के हो गई मैं बेचैन, हो गया तेरी बीच में साजन सुना ये घर बार। प्रीतम रास्ता भूल गए हैं आंखों के उस पार। अब लॉकडाउन में तो सभी के प्रीतम जो है वो आंखों के उस पार ही है। तो आप सबको जो है इस सिनारियो में आप देखेंगे तो आप सब पर जो है ये फिट बैठेगी, ये गीत बैठेगा। अभी तो सभी के साजन जो प्रीतम जो है वो आंखों के उस पार ही है। अंदर दर्द सब बैठे, दो नैना दो कमले नैना रोने सारी रैन। प्रीतम के बिन कैसे गुजरे लंबी जीवन राह, किस कारी फिर नैन नशीले किस कारी सिंगार। प्रीतम के बिन कैसे गुजरे लंबी जीवन राह, किस कारी फिर नैन नशीले किस कारी सिंगार। प्रीतम रास्ता भूल गए हैं आंखों के उस पार। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने चैन कहीं ना पाऊं, जब से पी को देखा मैंने चैन कहीं ना पाऊं। पी की राह मैटके नैना वारी वारी जाऊं, उनकी एक कदा पर कर दूं अपना जीवन दान। बिन प्रीतम के सोना है जग सोना है संसार, प्रीतम रास्ता भूल गए हैं आंखों के उस पार। क्या बात है, क्या अंदाज है आपका बयां करने का, और आपने बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत पसंद आ रहा है। मौसम भी आ गया है, सावन की ये बूंदे प्यासे तन मन को महकाएं। कच्ची मिट्टी जैसा दिल खुशबू क्यों ना आए,
एक अनजानी आस में अपना जीवन बीता जाए, अब के बरस ये सोच रही हूँ कौन अपना गमखार, प्रीतम रास्ता भूल गए हैं आंखों के उस पार। क्या बात है, क्या बात है। ये अरे क्या ही लिख रहे हैं आप लोग। नेम ये कि लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लिखेंगे, नहीं जरूर लिखिए, मुझे बड़ी खुशी होगी आप लोग लिखें, आपको जो शेयर करें, जो शायरी को हर एक दिल तक पहुंचाएं जो मैम ने कह दिया है। और हम तो कहते हैं कि जो आप लोग इनकी शायरी को लिख लें कहीं पर, और जब भी वक्त मिले तो पहुंचा दें अपनी मोहब्बत तक। क्यों मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल 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 सही बात आती है। और आप सुना कुछ? जी 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 मैं सुनाती हूँ। लोग करते हैं फकत वक्त गुजारी पागल, लोग करते हैं फकत वक्त गुजारी पागल, बात करता है यहाँ कौन हमारी पागल। क्या बात है। हाँ, कोई नहीं तुम जैसा, उसने एक बार कहा कोई नहीं तुम जैसा, खुद को भी लगने लगी तब से मैं प्यारी पागल। तीर एकदम आप और हंसना बंद कर दे। वो भी हंस हंस के किया करता था बातें, और मैं की बातों में चली आई बेचारी पागल। अरे क्या बात है, ये तो एक शुरुआत। जी 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 कहिए, आप बात कंप्लीट कर लीजिए अपनी। नहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि इस तरीके से जो आप बता रही हैं कि बात का और हंसना, ये सब तो एक शुरुआती दौर होता है जिससे शुरू में लोग ये शेर जिसपे जो है वो आ रहा था ना, बिल्कुल फिट आ रहा था, इसलिए मैंने कहा आप ना हंसे वरना लोग आपको घसीट लेंगे शेरों में। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हैं शेर आपने बहुत अच्छा फरमाया, वाजिब फरमाया लोगों के लिए। लोग बड़ी उससे सुन रहे हैं आपको, और वाह मोहब्बतें हैं। एक मुद्दत से तेरी राह में आ बैठी है, एक मुद्दत से तेरी राह में आ बैठी है, इश्क में तेरे हुई राजकुमारी पागल। क्या बात है, बहुत अच्छे। मैंने पूछा कि कोई मुझसे ज्यादा है हंसी, मैंने पूछा कि कोई मुझसे ज्यादा है हंसी, आईना हंस के बोला अरे जारी पागल। क्या बात है, एक मतलब मैंने पूछा कि कोई मुझसे ज्यादा है हंसी, आईना हंस के बोला अरे जारी पागल। तू नहीं है फकत नैन हुए हैं मेरे, यूं नहीं है कि फकत नैन हुए हैं मेरे, देख कर तुझको हुई सारी की सारी पागल। देखिए आप सबके काम का है और जरूर आपको पसंद आएगा। उसने पूछा कि मेरी हो ना, उसने पूछा कि मेरी हो ना, तो फिर मैंने कहा हाँ तुम्हारी मैं तुम्हारी मैं तुम्हारी पागल। क्या कि मेरी हो ना, तो फिर मैंने कहा हाँ तुम्हारी मैं तुम्हारी मैं तुम्हारी पागल। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। क्या बात है। आप तो आजकल के शायरों को यूं टक्कर देती हैं कि इस तरीके से बात कह देती हैं कि लोगों के दिल पर जाकर लग जाती है, और लोग सिर्फ वाह वाह के अलावा कोई आवाज नहीं निकलती मुंह से, और लोग आपके सामने भी कहें तो क्या कहें बताइए, इस तरीके के शेर पढ़े। आप लोगों की मोहब्बतें मेरे काफी हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मुझसे अक्सर ये सवाल लोग करते हैं कि आप अपनी शायरी के अंदर शहजादे लफ्ज का इतना इस्तेमाल क्यों करती हैं। तो मैं उनसे दो बातें कहती हूँ। मैं कहती हूँ एक तो इसलिए क्योंकि मैं खुद शहजादी हूँ, हर इंसान अपने आप में एक शहजादी होती है, शहजादा शहजादी होता है। और दूसरी बात ये, भाई मेरा महबूब है, मैं जो चाहे उससे नाम दूं, आप कौन होते बोलने वाले। मेरा महबूब है, चाहे उसे पागल कहूँ, चाहे सांवला कहूँ, चाहे शहजादा कहूँ, ये मेरी मर्जी है। खैर, तो बात का तस्करा यूं किया कि मेरी गजलों में बहुत सारी गजलें हैं जिसमें मैंने शहजादा लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो उसी में से गजल जो है मैं आपको सुनाती हूँ कि घायल है तेरी शहजादी शहजादे, घायल है तेरी शहजादी शहजादे, तूने जो हर बात भुला दी शहजादे, हर जानिब वो एक मना दी शहजादे, तेरी हो गई ये शहजादी शहजादे, हंसते हंसते रोती हूँ फिर हंसती हूँ, हंसते हंसते
रोती हूँ फिर हंसती हूँ, इश्क ने मुझको कैसी सजा दी शहजादे। वाह। अर्श को देखा, अर्श यानी आसमान, आज भी अर्श को देखा तेरा नाम लिया, आज भी अर्श को देखा तेरा नाम लिया, आज भी तुझको, आज भी मैंने तुझको दुआ दी शहजादे। वाह। हमने तो बस मुफस्सल। पाप नहीं, हमने तो बस प्यार किया था पाप नहीं, लोगों ने तो बात बढ़ा दी शहजादे। क्या बात है, अब पे बहुत खूब। रोते रहने से सुख पाओगे, अब्र पे रोते रहने से सुख पाओगे, तुमने कितनी देर लगा दी शहजादे। क्या- जितनी बहुत उम्र है पूरी तेरे नाम, जितनी थी वो तुझ पे लुटा दी शहजादे। वाह, क्या बात है, बहुत एक पूरी चीज मेरी। मैं बोली तेरे लब पर है हंसी मेरी, मैं बोली तेरे लब पर है हंसी मेरी, वो बोला मत बढ़ाओ बेकली मेरी। मैं बोली क्या बात। तेरे लब पर है हंसी मेरी, वो बोला मत बढ़ाओ बेकली मेरी। मैं बोली शाहजादे मोल क्या मेरा, मैं बोली शाहजादे मोल क्या मेरा, वो बोला शाहजादी जिंदगी मेरी। क्या बात है, क्या जवाब मैं दिया। बोली शाहजादे मोल क्या मेरा, वो बोला शाहजादी जिंदगी मेरी। मैं बोली हिज्र में कैसे जियोगे तुम, हिज्र मतलब दूरी, जहाँ महबूब एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। मैं बोली हिज्र में कैसे जियोगे तुम, वो बोला रुक न जाए सांस ही मेरी। अरे वाह, क्या बात है। हिज्र में कैसे जियोगे तुम, वो बोला रुक न जाए सांस ही मेरी। मैं बोली ख्वाब किसका देखते हो तुम, मैं बोली ख्वाब किसका देखते हो तुम, वो बोला आंख में देखो कभी मेरी। शहजादे के जवाब तो बिल्कुल काबिले तारीफ है, जिस मैं तरीके बोली से तुम सुखन के शाहजादे हो, मैं बोली सुखन यानी शायरी के, मैं बोली तुम सुखन के शाहजादे हो, वो बोला तुम हो जाना शायरी मेरी। क्या बात है, क्या मैं बात है, क्या बोली तुम जवाब। सुखन के शाहजादे हो, वो बोला तुम हो जाना शायरी मेरी। मैं बोली जिंदगी पर दुख के साए हैं, मैं बोली जिंदगी पर दुख के साए हैं, वो बोला तुम रबाब अब हर खुशी मेरी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे शहजादे ने जो जवाब दिए हैं वो वाकई काबिले तारीफ है, जिस तरीके से हमारे फीलिंग्स अलबत्ता शहजादे की है। बिल्कुल लिखा तो आपकी तरफ से गया। आमिर साहब बहुत नवाजिश है, आप जो है तमाम पूरे सेशन में, कुछ लोग तो ऐसे हैं उनके नाम मुझे अब हिफ्ज हो गए, उन्होंने इतने कमेंट्स इतनी मोहब्बतों से नवाजा है मुझे। मैं आपके नाम बता दूं, आमिर खान हैं, और ये जो आरू हैं हमारी, ये फिर लिटरेरी सेक्रेटरी हैं हमारी द विंग्स ऑफ डिजायर की, आर्या कौशिक, और इसी के साथ हमारे सर समीर खान शेरवानी भी जुड़े रहे आपके साथ। अजीम सर का भी बहुत सारे मैं लोगों को देखती रही, मैं बता रही हूँ बहुत सारे नाम अब मेरे जहन में, जहन के पर्दे पर चस्पा हो चुके हैं, और वो जरूर याद रखेंगे आप, और आपके जहन में एक नाम और आएगा, द विंग्स ऑफ डिजायर और अलीगढ़ की मोहब्बतें। जब भी आप याद करेंगे तो द विंग्स ऑफ डिजायर आपको जरूर याद आएगा। और नवाजिशें हैं। बातों का जिक्र होगा तब तक आप सब लोग मेरी याददाश्तों में महफूज रहेंगे। और इसी के साथ मैम अगर मैं कहूँ तो इस लॉकडाउन डायरी में इस शाम सुखन जो हम देख रहे थे फौजिया अरबाब मैम के साथ, तो उन मैम के साथ आपने देखा कि अभी तक जो हमारे व्यूअर जुड़े, उनके पास ऐसे सवालात, ऐसे जवाब, ऐसे मैम ने शहजादे और शहजादी के जिस तरीके से एक चित्रण में, जिस तरीके से एक रूप में निखार कर आप लोगों को सुनाया, अपनी अपनी हंसी गजलों से आपको एकदम निकाल कर कुछ आपको एक तरफ से लॉकडाउन से उठाकर कहीं और ले गए, और कहीं कभी माँ की ममता में, कहीं महबूब और महबूबा की आशिकी में, हर तरीके से आपको एंटरटेन भी किया, सुनाया भी, कुछ हमारी सुनी, कुछ अपनी सुनाई। उसका डबिंग सब शायर को क्या चाहिए जावेद साहब, एक शायर को क्या चाहिए, वो अपने जज्बात का इजहार करता रहे,
اور لوگ محبتوں سے اسے سنتے رہیں، اس کی عزت افزائی کرتے رہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا اب یہاں آئی ہوں تو ایک تحفہ اپنے سامعین کو اپنے اس کو ضرور دینا چاہوں گی میں۔ تو جو لوگ آگے میری شاعری پڑھنا چاہتے ہیں تو اول تو میں فیس بک اور وہاں پر انسٹاگرام وغیرہ پہ بھی ایکٹیو ہوں۔ انسٹاگرام تو خیر میں نے ابھی استعمال کرنا شروع کیا ہے، فیس بک پہ البتہ موجود ہوں۔ اس کے علاوہ جو لوگ پورا کا پورا میرا مجموعہ پڑھنا چاہتے ہیں، کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، تو پلے اسٹور پر فوزیہ رباب پوئٹری لکھیں گے پلے اسٹور پر تو میرا مجموعہ انہیں مل جائے گا، میرا شعر مجموعہ، اور وہاں سے آپ جو ہے شاعری پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں جو ہے آپ صرف ایک ورڈ ٹائپ کریں گے تو اس ورڈ پر میری جتنی شاعری ہوگی وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ ایک میرا تحفہ سمجھ لیجیے آپ لوگوں کے لیے۔ کتاب تو خیر ہے آپ کو خریدنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور کتابیں بھی اگر نظر ہو جائیں، اگر ہمارے ویورز کو جو سن رہے ہیں کہ ایسی کتابیں جو میرا یہ شعری مجموعہ ہے، میں ضرور دکھانا چاہوں گی ابھی۔ یہ والا سارے ویورز دیکھیں کہ یہ والا میم کا مجموعہ ہے، اور اس والے کو دیکھیں، اور کافی میم سے متاثر بھی ہوئے لوگ، میم کو سنا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ کئی لوگ شاعری بھی لکھنے لگ جائیں گے، پوئٹری بھی لکھنے لگ جائیں گے۔ پر ہمیشہ میم کی بات کو یاد رکھیے، میم نے ہمیشہ کہا ہے کہ پہلے پڑھیے اس کے بعد لکھنا شروع کیجیے۔ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں میں سمجھتی ہوں، دیکھیے آپ جو ہے وہ چاہے کتنے ہی آگے مقام پر پہنچ جائیں، لیکن جہاں آپ کا مطالعہ رک گیا وہاں آپ کا سفر جو ہے وہ ختم۔ جب تک آپ سیکھتے رہیں گے، جب تک سیکھنے کا آپ کا سفر چل رہا ہے، تب تک آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جس وقت ایک جمود طاری ہو جائے گا، لہٰذا اس جمود کو روکیے، مطالعہ جاری رکھیے، آگے بڑھتے رہیے، زندگی میں کامیابی اور محبتیں سمیٹتے رہیے۔ میری جانب سے بہت ساری نیک خواہشات، بہت ساری محبتیں آپ تمام ویورز کے لیے، آپ کی تنظیم کے لیے۔ بس سلامت رہیں۔ ساتھ لاک ڈاؤن ڈائری کے اس بھاگ میں جڑنے کے لیے، اور آگے بھی ہم اپنے ویورز سے کہیں گے کہ ہمیں لائک کریں، کمنٹ کریں، فالو کریں، اور ہمارے فیس بک پیج پہ اور انسٹاگرام پیج پہ، یوٹیوب پیج پر بھی آئیں، وہاں پر دیکھیں، اور ہم آپ کے ساتھ جڑتے رہیں گے اسی طریقے سے گیسٹوں کے ساتھ۔ کل بھی ہم لاک ڈاؤن ڈائری کے آپ کے ایک حصے میں جڑیں گے، تیار رہیں کل رات 8 بجے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے میم۔ اللہ حافظ۔ شکریہ تمام حضرات کا ہمیں سننے کے لیے، اور یہ تھی ہمارے ساتھ فوزیہ رباب میم، جو بہت اچھی شاعرہ ہیں، اور اسی طریقے سے میں جاوید اختر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، تمام ویورز کا جو ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ دی ونگز آف ڈیزائر کی طرف سے دی ونگز آف ڈیزائر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ ہمارے ایسے لاک ڈاؤن ڈائری کے ہر ایک بھاگ میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آگے بھی ہم آپ کے لیے بہت ساری چیزیں لاتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے آپ تمام چیزوں پر، تمام سبجیکٹس پر اپنی باتیں کر سکتے ہیں، تمام چیزوں پر آپ اپنے سوالات رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں بھی شیئر کریں، آپ اپنے کمنٹس ہمیں بھی لکھیں، ہمیں میسج کریں، ہمیں فالو کریں، اور ہماری باتوں کو بھی، ہمارے پوسٹرز کو بھی آگے تک پہنچائیں۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ جاوید اختر۔ اللہ حافظ۔